से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रीय अध्ययन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रीजनल स्टडी। क्षेत्रीय क्षेत्रीय अध्ययन, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रीजनल स्टडी। रीजनल स्टडी। अब इस पर हम और आप विस्तार से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रीजनल स्टडी क्या चीज होती है और क्षेत्रीय अध्ययन क्या चीज होती है। तो इसको विस्तार से समझने के लिए हमें इसके अंदर जाना होगा। अब हम और आप मिलकर चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह मूलतः एक अध्ययन उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी मानव वातावरण संबंध को समझने में एक तरह से कहिए तो संजीवनी का काम करती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है और किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब इस बात को हम करें, विशिष्ट बात यदि हम करने की सोचे, तो विशिष्ट क्षेत्र में आखिर क्या होता है, इस बात को जरा सा समझने की कोशिश विस्तार से कीजिए कि विशिष्ट क्षेत्र आखिर इसकी एक चीज क्या होती है। विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानना हम सबों को जरूरी क्यों है? तो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह कृषि, उत्पादकता, औद्योगिक विकास और नगरीकरण इत्यादि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। लेकिन लोगों के रहन सहन का तरीका इन सभी तत्वों से जुड़ा है। मानचित्र परिस्थितियों और इसकी गतिविधियां जो होती है अपने परिवेश पर प्रभाव डालती है, लेकिन इस बातों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक है। तो अध्ययन विधि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये सूचनाएं संग्रह करती है और इसका विभिन्न विषयों पर विश्लेषण भी जरूरी है और हम सबों को भी जानना जरूरी है, हमको और आपको। तो क्षेत्रीय अध्ययन की कार्य विधि क्या होती है, इसको जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। क्षेत्रीय अध्ययन के लिए सर्वप्रथम क्षेत्र में जाकर क्षेत्र का अवलोकन किया जाता है और इस अध्ययन के उद्देश्य को आधार मानकर सभी वस्तुओं और पहलुओं पर विचार विमर्श की जाती है और उससे संबंधित जो है सो प्रश्नों की एक खाका तैयार की जाती है। तो प्रश्नों से जो लिखित सूचनाएं प्राप्त होती है उसे एकत्रित कर अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है और ये ही प्राथमिक आंकड़े के स्रोत माने जाते हैं। तो क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है और इस बात का अध्ययन रखना आवश्यक है तथा उस क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दों को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो जैसे किसी क्षेत्र के जलस्तर में गिरावट, भूमि उपयोग प्रदूषण के विभिन्न प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि, ये सब चीज आती। तो प्रश्नों की आवश्यकता के अनुसार सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता को भी समझी जानी जरूरी है। तो प्रश्नों की प्रकृति वांछित आंकड़ों की प्रकृति तथा वहां के लोगों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ नो में भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी आदमी से अगर हम और आप पूछेंगे, यदि हमें आपको मौका मिलेगा, तो जैसे एक सीधी सी सवाल होगी कि क्या आप नौकरी करते हैं, तो इसका उत्तर हाँ या ना जो भी होगा मिल जाएगा। तो सर्वेक्षणकर्ता उस क्षेत्र में जाकर सर्वप्रथम इस बात का पता लगाते हैं कि जो उस समय की ज्वलंत समस्या है
तत्पश्चात उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से प्रश्नावली के द्वारा इकट्ठा जानकारी किया जाता है और इन प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करके प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैसे बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का अध्ययन करना, किसी गांव या नगर की भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन आया है और नगरों में वाहनों की संख्या की वृद्धि से प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा हुआ है, यह भी एक जरूरी है। तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण और संरक्षणों के उपाय का भी विवरण दिया जा सकता है अगर पूछेगा तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण और उसके उपाय को जानना हम सबों के लिए जरूरी है। तो जनसंख्या वृद्धि तथा उद्योग एवं कृषि के विकास के कारण भूमिगत जल का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिसमें भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आनी स्वाभाविक बात है। तो कुछ इलाकों में भूमिगत जल स्तर खतरनाक स्तर से इतना नीचे चला गया है कि नगरीय तथा ग्रामीण दोनों इलाकों में भूमिगत जल की अगर बात करें तो अभूतपूर्व गिरावट आई। तो नगरों में जनसंख्या विस्फोट तथा सीवर जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण जल की मांग बढ़ी है। तो नलकूपों के द्वारा गांव में सिंचाई किया जाता है और जिससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है। तो अब इसी बात को जरा सा विस्तार से समझने के लिए थोड़ा सा यदि हम लोग आगे चले तो इस बात को समझ पाते हैं कि अब इसके कुछ उपाय भी तो होंगे। तो सबसे पहले कुछ शहरों के नाम को आप और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के वातावरण कहाँ देखने को मिलते हैं, इस तरह की समस्याएं कहाँ आती है और इस तरह की समस्याओं का क्या निदान है। तो बिहार के गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद आदि जिलों में नलकूप द्वारा शोषित सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में स्पष्ट गिरावट देखी जाती है अक्सर। तो जिससे इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो चुका है और रहता ही है। तो नगरों के कूड़े कचरों को बाहरी सीमा पर छोड़ दिया जाता है, जो वर्षा जल के साथ रिसकर जमीन के अंदर भूमिगत जल को भी दूषित कर देता है। तो अब मृदा जल की गहराई को, उसकी माप को कुओं में जल स्तर को फीते से माप कर निश्चित किया जा सकता है। तो नल को बैठाने के क्रम में बंधन के समय पाइप की सहायता से भौम जल स्तर की गहराई मापी जाती है। वर्षा तथा शुष्क ऋतुओं में भी भौम जल स्तर में परिवर्तन होता है। तो आंकड़ों के जो आंकड़ा है उसके मौसम के अनुसार अंकित किया जाना चाहिए, तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो कुओं की जल की गहराई की माप विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अंकित की जा सकती है। तो गहराई को माप कर भौम जल स्तर पर समोच्च रेखा इसकी आप बना सकते हैं, इसको चिन्हित कर सकते हैं। तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, जरा इसको भी विस्तार से हम और आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रक्रिया के द्वारा इसका निदान है। और किस प्रक्रिया के द्वारा हम और आप इसको अपने तरीके से बनाकर देख सकते हैं। तो नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी या बहुमंजिली इमारतें बनाकर उसके छतों पर जल संचय करके उस जल के द्वारा भूमिगत जल की पुनर्भरण करने से सहायता जो मिलेगी और वर्षा जल को जमीन की गड्ढे बनाकर जिसे चार्जिंग पीट कहा जाता है, तो भूमिगत जल की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। तो बिहार में भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छतों की को पानी को पाइप द्वारा भूमि के पर बने टैंक की से जोड़ने की योजना बहुत जगह है। इस विधि को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं।
तो प्रत्येक घर में इस विधि को अपनाने से भूमिगत जल स्तर में सुधार आए। तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट के सर्वेक्षण के लिए किसी गांव या नगर के कुछ कुआं या नलकूपों का चयन कीजिए। तो उसकी तुलना 3-4 वर्ष पहले की जल स्तर से अगर की जाए तो ही पता चल सकता है। तो कुओं का जलस्तर मापने के लिए कुओं में रस्सी डालकर उसे फीते की सहायता से मापकर उसकी गहराई को नोट कीजिए। तो 4-5 वर्ष पहले के आंकड़ों को मिलाकर उससे जल स्तर में हुए परिवर्तन का अनुमान आपको आ जाएगा। और भूमिगत जल स्तर वर्षा ऋतु से पहले तथा उसके बाद मापा जाता है। तो इससे भूमिगत जल स्तर पर वर्षा के प्रभाव का अनुमान भी लगाया जाता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि भूमि उपयोग अध्ययन का उद्देश्य भूमि के वर्तमान उपयोगों के लिए जानकारी प्राप्त करना। तो भूमि उपयोग के क्षेत्रीय अध्ययन में पूरे गांव को लिया जा सकता है या उससे किसी या एक टोले का चयन करके उसके आकार पर निर्भर करेगा। तो क्षेत्र अगर बड़ा है तो किसी एक भाग का, यदि छोटा है तो पूरे क्षेत्र का भी हम आप अध्ययन कर सकते हैं या करने वाले कर सकते हैं। तो किसी गांव की भूमि उपयोग का सर्वेक्षण करते समय गांव के भूकर यानी कि कैडेस्ट्रल सभी प्रकार की भूमि उपयोग को दिखाना जरूरी है। तो गांव के भूकर मानचित्र में खेतों का आकार तथा उसकी संख्या प्रदर्शित होती है और सर्वेक्षण करने के पूर्व क्षेत्र के कोई स्थायी वस्तु संदर्भ बिंदु के रूप में चुन ली जाती है और मानचित्र पर भूमि उपयोग संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ गेहूं के खेतों को गौ मान लिया, धान के खेतों को घौ मान लिया, ऐसे करके उस पर बनाया जाता है जिसकी पहचान बाद में आसानी से की जाती है। तो एक अलग मानचित्र पर मिट्टी के प्रकारों को उसके रंग और संरचना के अनुसार दिखा सकता है। तो मानचित्र पर खेतों की ढाल, अपवाद, सिंचित और सिंचित फसलों के विषय में भी कुछ प्रश्नावली तैयार की जा सकती है। तो किसान से विचार विमर्श के लिए प्रश्नावली के अनुसार सूचना एकत्र की जाती है। तो छात्रों की विभिन्न टोलियां बनाकर आंकड़ों को एकत्र करके सारणीबद्ध करना, फसल, सिंचाई साधन आदि को विभिन्न रंगों में भी दिखाया जाता है मानचित्र पे। तो भूमि उपयोग, मिट्टी, भू आकृति आदियों के मानचित्र को एक दूसरे से अध्यारोपित कर संयुक्त मानचित्र बनाया जा सकता है। तो अब इसी बनाने के क्रम में एक बात को हम सबों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस तरह ये क्या हो जाता है। तो इन आंकड़ों और मानचित्र के विश्लेषण करके आप रिपोर्ट अगर तैयार करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो अब आता है कि प्रदूषण के कारण प्रकार और बचाव। तो सबसे पहले बात आती है प्रदूषण की। प्रदूषण प्रदूषण इसके कारण क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझ रहे कि किस कारण से आ रहा है और इसके प्रकार कितने हैं, और इसके बाद आता है बचाव, इसके का तरीका क्या है। बचाव के तरीकों को भी जानना जरूरी है हमारे और आपके लिए। तो प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और प्रदूषण के अंतर्गत मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि मुख्य रूप से आते हैं। तो स्थानीय स्तर पर प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो किसी कारखाने अथवा किसी चौराहे का चयन कर सकता है। तो रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा हुए प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए कृषि क्षेत्र या उसके निकट जलाशय का भी चयन किया जा सकता है। लेकिन प्रदूषण के कारण तथा प्रदूषित करने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी क्षेत्र के लोगों से बातचीत के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। तो प्रदूषण फैलाने वाले कारक आसपास के क्षेत्रों पर प्रदूषण के प्रभाव, लोगों के द्वारा झेली गई कठिनाइयां तथा मिट्टी के अनुपजाऊ होने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो क्षेत्रीय अध्ययन में वायु तथा जल प्रदूषण का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है और साथ ही स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को
भी निर्धारित किया जाता है। तो प्रदूषण अध्ययन में प्रदूषित क्षेत्र को निर्धारित कर इसकी आंकड़ा ली जा सकती है। तो क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में प्रस्तुत इस जो विचार है, एक और जहां जहां एक और समस्याओं का समन्वित समाधान के उपाय सामने आएगा, वही दूसरी ओर सूक्ष्म स्तर पर उस क्षेत्र के अध्ययन में भी सहायता। तो इस प्रकार अध्ययनों से स्थानीय समस्याओं को नियंत्रित करने में भी सफलता मिलती है।